आइए आज हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे स्कोप ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का क्षेत्र क्या है। तो समझते हैं शिक्षा का क्षेत्र क्या है। शिक्षा को जैसा आप लोग जानते हैं, शिक्षा एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया मानी गई है। तो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया अनेक माध्यमों से चलती रहती है, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में निम्न बातों को शामिल किया गया है। शिक्षा का जो क्षेत्र होता है वो काफ़ी ब्रॉड माना गया है, इसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। तो इसमें निम्न चीज़ों को शामिल किया गया है। दर्शन, नंबर 1 दर्शन। दर्शन बताता है कि शिक्षा क्या है। दर्शन हमें ये बात का ज्ञान कराता है कि शिक्षा क्या है। जैसे शिक्षा वह है जो हमें मुक्ति प्रदान करती है। हमारे देश में माना जाता है कि शिक्षा वह है जो हमें मुक्ति प्रदान करती है। सा विद्या या विमुक्त है। शिक्षा वह है जो हमें मुक्ति प्रदान करती है। जबकि जो अदर कंट्री होते हैं वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे वो अपने लिए इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस कम दे करके आध्यात्मिकता को इम्पोर्टेंस बहुत कम देते हैं। वो ये मानते हैं कि शिक्षा वह जो हमारे लिए अर्थपूर्ण हो, जो हमारे लिए अधिक से अधिक उपयोगी हो, किस तरीके से हम अधिक से अधिक उन्नति कर सकते हैं, भौतिक सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, वो इसकी बात करते हैं। जबकि हमारे कंट्री में, हमारे देश में शिक्षा को एक मुक्ति का साधन माना गया है। कहा गया है कि सात विद्या या विमुक्त है। विद्या वो होती है जो हमें मुक्ति प्रदान करती है। हमारे देश में सभ्यता, संस्कृति, आध्यात्मिकता पर जोर दिया जाता है। जबकि जो अदर कंट्री होते हैं वहाँ का सिर्फ एक ही एम होता है, अधिक से अधिक धन कमाना और अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। वो सिर्फ भौतिक उन्नति की बात करते हैं। तो आइए अगला हमारा क्षेत्र है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान, शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान को भी शामिल किया गया है। मनोविज्ञान जो होता है इसमें अनेक माध्यमों से शिक्षा प्रदान की जाती है। जो मनोवैज्ञानिक अध्ययन की जो विधियाँ होती हैं, जो उनसे विधियाँ प्राप्त होती हैं, उनका प्रयोग शिक्षा में किया जाता है। हम लोग विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट करते हैं कि किस प्रकार से शिक्षा दी जाए जो उनके लिए उपयोगी हो, कौन से माध्यम सही रहेंगे जो बालकों के भविष्य के निर्माण में अधिक उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो मनोविज्ञान को शिक्षा के क्षेत्र में शामिल किया गया है। मनोविज्ञान उसमें अहम भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है तकनीकी या प्राविधिक शिक्षा। तकनीकी या प्राविधिक, जो तकनीकी होती है, तकनीकी हमारे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान युग में अगर हम माने तो शिक्षा के क्षेत्र में इसका अपना एक अलग रोल होता है। वर्तमान में हम ये चीज़ मानते हैं कि टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। जो चीज़ें, कोई भी यंत्र हो, कुछ भी हो, उसके माध्यम से हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुँच सकते हैं या हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित होती है। तो टेक्नोलॉजी, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर हमारे लिए बहुत मददगार साबित होता है। वर्तमान में शिक्षा प्राप्त करना हो या कोई भी कार्य करना हो, उसमें कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नेक्स्ट हमारा है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र, जैसा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, सामाजिक प्राणी होने के नाते वो समाज में रहता है, उसके अपने कर्तव्य होते हैं। उन कर्तव्यों का, उन दायित्वों का निर्वाह करने के लिए वो ये सोचता है कि किस तरीके से हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति करें और समाज का एक शुद्ध और सुसंस्कृत नागरिक बन सके, तो उसके लिए वो प्रयास करता है। तो शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं वो समाजशास्त्र तय करता है कि शिक्षा के उद्देश्य क्या होंगे। समाज की जो वर्तमान नीड है उसको पूरा करने के लिए शिक्षा का क्या साधन हो सकता है। तो समाज की जो वर्तमान मांग है उसी को देखते हुए शिक्षा को पूरा करने के लिए यह समाजशास्त्र बताता है कि क्या इस टाइम पे उपयोगी रहेगा। अगला हमारा पॉइंट है शिक्षार्थी। तो शिक्षार्थी के विषय में भी कहा गया है कि शिक्षार्थी वह होता है जो शिक्षा को प्राप्त करता है। शिक्षा को प्राप्त करता है, उसका व्यक्तित्व क्या हो सकता है, क्या उसकी विशेषताएं हो सकती हैं, क्या उसका IQ हो सकता है, व्यक्तिगत भिन्नताएं, ये सभी चीज़ें शिक्षार्थी के अंदर पाई जाती हैं। शिक्षार्थी सृजनात्मक है या नहीं है, उसका क्या स्तर है, शिक्षार्थी के जो गुण होते हैं वो सभी शिक्षा के क्षेत्र में आ जाते हैं। तो शिक्षार्थी को किस माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाए जिससे वो अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सके तथा समाज का एक सभ्य नागरिक बन सके। अगला पॉइंट है हमारा शिक्षक। अब बात हम करते हैं शिक्षक की। शिक्षक होता है जो महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
तो यह शिक्षा प्रदान करने में अपना एक विशेष योगदान देता है। शिक्षक के बिना शिक्षा हम कहें कि एक तरह से अधूरी होती है। तो शिक्षक क्या होता है और किस तरीके से वो अपने चीज़ों को बताएगा, किस तरीके से वो गुणों का विकास करेगा कि बालक एक सभ्य और सुसंस्कृत नागरिक बन सके तथा समाज में अपने उद्देश्यों का निर्वाह करके अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए समाज में एक अपना विशेष योगदान प्रदान करते हुए एक अपना नज़रिया दे सके, वहाँ पे अपना एक रोल अदा कर सके। तो ये सब बातें आती हैं, वो हमारी शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अगला हमारा पॉइंट है विद्यालय। विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों को भी शामिल किया गया है। अब इसमें शिक्षा के लिए प्राइमरी विद्यालय भी होते हैं, माध्यमिक भी होते हैं और उच्च स्तर के भी होते हैं। विद्यालय कैसे होने चाहिए, किस प्रकार से विद्यालय होने चाहिए? शिक्षा में प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च सभी के लिए अलग अलग शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो विद्यालय कैसे होने चाहिए, उनकी भौतिक सुविधाएं कैसी होनी चाहिए, क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो सुविधाएं आपकी इसमें भौतिक और अभौतिक दो प्रकार की होती हैं। जैसे भौतिक सुविधाएं जो होती हैं, वहाँ पे हमारे कॉलेज की जो बिल्डिंग होती है, वहाँ पे प्रकाश की व्यवस्था है, लाइब्रेरी है या नहीं है, जो खेल का मैदान होता है, जो आवागमन के साधन होते हैं, जो बेसिक आवश्यकताएं होती हैं, वो सभी भौतिक सुविधाओं के अंतर्गत आ जाती हैं कि भौतिक सुविधाएं हैं वहाँ पे या नहीं हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभौतिक सुविधाओं की। अभौतिक सुविधाएं क्या होती हैं? जैसे शिक्षक हो गया, शिक्षक, शिक्षार्थी, कर्मचारी, ये सभी अभौतिक सुविधाओं के अंतर्गत आएंगे कि शिक्षक वहाँ पे हैं या नहीं है, शिक्षार्थी हैं नहीं है, कर्मचारी हैं या नहीं है। तो शिक्षक कौन होगा, शिक्षार्थी कौन होगा, कर्मचारी कौन होंगे, तो ये सबका अपना अपना अलग एक रोल होता है। तो शिक्षक, शिक्षार्थी और कर्मचारी ये सभी भौतिक सुविधाओं के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि तो अलग अलग जगह पे अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियाँ शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत प्रयोग की जाती हैं। नेक्स्ट पाठ्यक्रम। शिक्षा का जो पाठ्यक्रम होता है वो किस प्रकार का सिलेबस हो, यह निर्धारण भी इसके अंतर्गत किया जाता है। तो शिक्षा का जो पाठ्यक्रम होता है वह विद्यार्थी की आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग होता है। कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई शिक्षक बनना चाहता है, तो जो उसका फील्ड होगा उसके अकॉर्डिंग ही उसके सिलेबस का निर्धारण होता है। अगला है मूल्यांकन। तो जो शिक्षा का कार्य अब तक किया है उसकी क्या उपलब्धि है, क्या मूल्यांकन है, उसको हम शिक्षा के अंतर्गत मानते हैं कि मूल्यांकन। अब एग्जाम्पल में हम एक चीज़ ये देखते हैं कि जो विद्यार्थी होता है वो किसी कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करता है, कॉलेज, स्कूल, कहीं से भी शिक्षा प्राप्त करता है, तो उसने कितना गेन किया है वहाँ से, ये हम देखने के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए हम हाफ ईयरली या ईयरली एग्ज़ाम करवाते हैं, जिससे हम ये जान सकें कि उसने अब तक कितना प्राप्त किया है। जो शिक्षा प्रदान की गई है उसने उसको कहाँ तक समझा है, कहाँ तक उसको अपने अंदर ग्रहण किया है, और उसका मूल्यांकन करने के लिए हम एग्ज़ाम करवाते हैं। तो जो प्रश्नों के उत्तर होते हैं वो भी मूल्यांकन के क्षेत्र में ही आते हैं। तो मूल्यांकन कहाँ, कैसे होगा, कितने नंबर का होगा, ये सभी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होता है वो होता है शिक्षण। शिक्षण का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षण जो होता है वो शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आइए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे अपने अगले टर्न पे।